हेलो एवरीवन एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज़ होता क्या है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ह्यूमन नीड्स से। यहाँ से आपको क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ से हम सीखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ होती क्या है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिजनेस में काउंट नहीं किया जाता है। राइट, तो इसको अपन बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, बहुत ही ईजिली अपन इसको समझेंगे, जिसमें कि हो सकता है कि आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं सबकी कोई ना कोई क्या होती है, नीड्स होती है। इन नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग अलग अलग तरह की क्या करता है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। और वो एक्टिविटी इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर नीड्स को पूरा करना है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी जगह में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पे जो ह्यूमन नीड है वो अगर मनी से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, कि अगर आपकी जो नीड है वो पैसा है आपकी नीड, तो ऐसे केस में जो एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म हो रही होगी वो एक अलग टाइप की होगी। सो इन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर वो सोशल सर्विस में आ रहा है? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई अगर ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसों का अगर इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है ये है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसी में आ जाता है क्या, हमारा बिजनेस आता है। राइट, इसी में क्या होता है, बिजनेस आता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक है? तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एक्टिविटी किस टर्म्स में हो रही है, मनी के टर्म्स में हो रही है, या उसका जो मेन जो मकसद है या मेन जो एम है वो है इज टू अर्न मनी। ठीक है, मनी को अर्न करना ही क्या है उसका मेन एम अगर है, तो ऐसे केस में ये जो एक्टिविटी हो रही होगी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। मतलब पैसा अगर है, पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है या पैसा हमारा मेन एम है उस एक्टिविटी को करने का, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी के लिए हम अगर एक्टिविटी को नहीं करते हैं, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। और इसी में आ जाता है हमारा सोशल सर्विसेज, क्योंकि हम जो सोशल सर्विसेज करते हैं, समाज के लिए हम जो भी काम करते हैं, उसमें हमारा पैसों का कोई रोल नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक्टिविटी मनी के टर्म्स में है या फिर पैसों के लिए अगर किया जा रहा है या मेन एम जो है वो अर्न करना है मनी, इस केस में हम ये बोलेंगे कि ये जो एक्टिविटी है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सो चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल को कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास में है शेफ़। ठीक है, अब ये अगर शेफ़ की अपन बात करें तो यहाँ पे शेफ़ का काम होता है, फूड को बनाने का काम किसका होता है, शेफ़ का होता है। अगर ये शेफ़ किसी होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में अगर फूड को प्रिपेयर कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पर इन रिटर्न शेफ़ को इसकी सैलरी दी जाएगी या उसके बदले में इसको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगर यही शेफ़ जो है, अगर यही शेफ़ जो है ये फूड अगर बना रहा है अपने घर में, अपने घर के लिए अगर ये फूड को प्रिपेयर कर रहा है, ऐसे केस में यहाँ पर इसको कोई भी रिटर्न में मनी की कोई भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। राइट, तो ऐसे केस में अगर ये होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में फूड को प्रिपेयर कर रहा है जिसके बदले में इसको पैसा मिलेगा, तो ऐसे केस में इसकी ये जो एक्टिविटी होगी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी।
लेकिन अगर यही शेफ़ अपने घर में अगर फूड को प्रिपेयर कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो क्यों की जाती है? क्योंकि उसके पीछे आपका कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन होता है, इसीलिए आप कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो। चलो तो आगे देखेंगे। यहाँ पर जो फर्दर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये अगेन ये 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ये कैटेगराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा बिजनेस, आ जाएगा सबसे पहली जो एक्टिविटी आएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा प्रोफेशन, और तीसरा जो हो जाता है वो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन तीनों कैटेगरीज में से किसी में से होगा ये। ठीक है, तो जितनी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो इन तीनों में ही लायक करेगी। या तो आप कोई बिजनेस कर रहे होगे, या तो आपका कोई प्रोफेशनल वर्क होगा, या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट है। चलो तो अब अपन आगे बढ़ेंगे और इन तीनों को डिटेल में समझेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो बिजनेस है या प्रोफेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है। तो इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे डिटेल में। ओके, अब हम देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। देखो, बिजनेस वो एक्टिविटी है जिसमें आप कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होते हो, और उस काम को करने की आपकी जो मेन जो एम है वो है प्रॉफिट को अर्न करना। इस ऐसे केस में वो एक्टिविटी आपके लिए बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज पे आप डील करते हो और यही आपका काम है, और ये जो चीज़ है या ये जो एक्टिविटी है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने और खरीदने की, ये आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप कर रहे हो, और ये एक्टिविटी जो है ये आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। आप प्रॉफिट अर्न करने के एम से इस एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म करते हो, इसका मतलब है कि आप कर रहे हैं बिजनेस। ओके, अब हम देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सभी बच्चे सारे पॉइंट्स को नोट डाउन ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम जो यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे होंगे वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, अगर आपका मेन जो एम है वो प्रॉफिट अर्न करना है, इसका मतलब है कि वो आपकी जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर आप किसी काम में रेगुलरली एंगेज्ड हैं, इसका मतलब है दैट यू आर डूइंग बिजनेस। आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिजनेस में किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है? मनी का। बिना पैसे के हम बिजनेस को कर ही नहीं सकते, और बिजनेस में मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बिजनेस के अंदर मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना मनी के बिजनेस को किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो उसका मेन जो एम है वो क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना है। इसीलिए जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर अगर हमारा जो मेन एम है वो प्रॉफिट अर्न करना है, इसीलिए ये जो एक्टिविटी है ये बिजनेस एक्टिविटी होगी। तो एक तरीका ये हो गया पहचानने का। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर आप किसी तरीके के गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, इसका मतलब है दैट यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ बिजनेस। आप क्या कर रहे हो? एक बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, जिसमें कि आप क्या करते हो? आप रॉ मटेरियल को लेकर आते हो और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश्ड प्रोडक्ट में। इसका मतलब है कि आपका काम क्या हो गया? प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया है। और अगर आप प्रोडक्शन करते हैं किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज का, इसका मतलब है
कि आप जो कर रहे हो वो बिजनेस कर रहे हो आप। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटी आएंगी जिसका मेन जो रिलेशन होता है या मेन कंसर्न जो होता है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, एक बिजनेस एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, और वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्योंकि हमें उन गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल आउट करना है, जिसके पीछे हमको क्या अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना है। इसीलिए ये वाली जो एक्टिविटी है ये बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी हमारी, जिसमें कि हम गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं। सो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स से लेकर के जो फिनिश्ड गुड्स तक बनने की जितनी भी प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट होता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम गुड्स और जो हमारी सर्विसेज है उसका हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, सेल्स करते हैं। ठीक है ना, मार्केट में इसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पर किसी गुड्स का अगर हमने प्रोडक्शन किया है तो इस गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो मेन जो एम है वो क्या है कि इन गुड्स को हम मार्केट में सेल आउट करेंगे, जिसके बदले में हमको प्रॉफिट अर्न होगा। इसलिए यहाँ पर इस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब कि जो भी हम गुड्स या सर्विसेज को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये जो काम होना चाहिए ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मतलब आपको लगातार ये काम आपको करना है, तब हम बोल सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं एक्टिविटी वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, वन टाइम परचेज कर लेने से या वन टाइम सेल कर लेने से उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कंसीडर किया जाएगा। आप जो गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं या बेचते हैं, अगर ये काम हम रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं तभी जाके इसको हम बिजनेस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। बिजनेस में प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप बिजनेस को करते भी हैं। ठीक है ना, तो बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपका मेन जो मोटिव होता है या मेन जो एम होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करना ही आपका मेन मोटिव होना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो एक टाइम के बाद आपका जो बिजनेस है वो पूरा लॉस में चला जाएगा और आपको अल्टीमेटली बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेसमैन इस मेंटलिटी के साथ कभी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता। वो हमेशा यही चाहेगा कि उसने अगर बिजनेस को स्टार्ट किया है तो लॉन्ग लाइफ उसका बिजनेस जो है वो चलता ही रहे। तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट। तो बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, कोई यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती है कि आपको इतना अमाउंट का सेल आपको होना ही होना है। कोई भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। मतलब बिजनेस के चलने की कोई श्योरिटी नहीं होती है बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, अगर आपने एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है मतलब आपने ले लिया है, एक रिस्क ले लिया है। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई भी फिक्स्ड यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है कि आपकी जो बिजनेस है उसमें आपको हर रोज सेल होगी ही होगी, ऐसा श्योर नहीं होता है। कभी सेल होती भी है और किसी दिन सेल नहीं भी होती है। तो यहाँ पर श्योरिटी के साथ में हम ये नहीं कह सकते कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक अनसर्टेनिटी बिजनेस में होती ही होती है। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो अभी हमने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो मतलब आपने ले लिया है रिस्क। ठीक है ना, क्योंकि जब कभी भी आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपका बहुत सारा कैपिटल जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना भी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया है उतना कैपिटल आप बिजनेस से निकाल पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता है, रिस्क बना ही रहता है। और रिस्क और भी जैसे हो सकते हैं, आप जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उसकी सेल में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। किस वजह से,
मान लेते हैं कि जो कस्टमर होते हैं उनका जो टेस्ट है या जो प्रेफरेंसेस है, ठीक है, या फिर फैशन है या फिर कल्चर है, इस तरह की चीज़ों में अगर क्या हो जाता है, चेंजेस आने लगता है, इन्हीं कुछ वजहों से हमारे बिजनेस में क्या रहती है, रिस्क रहती है। इसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है उनकी वजह से भी रिस्क रहता है, लाइक अर्थक्वेक आ जाना या फ्लड आ जाना, इन सब वजहों से भी हमारे बिजनेस में रिस्क रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मेन है या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप बिजनेस को कैसे पहचानेंगे और कैसे हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो बिजनेस एक्टिविटी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज में। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक हो जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर कि क्या तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिजनेस में इंक्लूड होती है, क्या हमारा प्रोफेशन होता है और क्या एम्प्लॉयमेंट है। मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी अगर जो एक्टिविटी हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिजनेस एक्टिविटी है या एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशनल वर्क है। चलो तो अब हम देखेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन क्या है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिस हैं जिन बेसिस पे इन तीनों ही चीज़ों को हम कैटेगराइज कर रहे हैं या डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सपोज मान लीजिए कि अगर मुझे अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है तो मुझे क्या करना होगा, या अगर मुझे कोई भी प्रोफेशनल वर्क करना है या मुझे एम्प्लॉयमेंट करना है तो इनमें क्या बेसिक होता है, क्या नीड है, यहाँ पर किस तरह से इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो चलो देखते हैं। सो अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझें कि अगर मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है, सपोज मान लीजिए कि हम एक नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए होगा पहली बात तो कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए है, बस थोड़ी सी मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करानी होगी अपने बिजनेस से रिलेटेड, लाइक कि मुझे जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट होगी उससे मुझे उसको रजिस्टर कराना होगा और मैं अपने बिजनेस को बहुत ही ईजिली तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस प्रोफेशन से आप रिलेट करते हो। लाइक कि अगर मुझे लॉयर बनना है, लॉयर जो होता है एक प्रोफेशनल वर्क होता है, या जो टीचिंग वर्क होता है ये भी एक प्रोफेशनल वर्क में आता है, या डॉक्टर जो होते हैं ये भी जो है वो प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे इन तीनों में से या किसी भी प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे किसी भी टाइप के प्रोफेशनल वर्क को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, उस प्रोफेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लाइक कि आपको टीचिंग करनी है, तो अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या आपके पास में होना चाहिए कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी आगे जाकर के कभी भी, तो आपके पास में एक प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए जो होता है बीएड। अगर आपने बीएड कर लिया है तो आप किसी भी स्कूल में जाकर के कहीं पर भी जाकर के आप क्या कर सकते हो, टीचिंग को आप कर सकते हो। टीचिंग इसलिए प्रोफेशनल वर्क में आता है क्योंकि आपके पास में उस चीज़ से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर बनने के लिए भी हमको जैसे एमबीबीएस है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारा मेंबरशिप वहाँ पर होना चाहिए कि हाँ आपने एमबीबीएस किसी एक अच्छे कॉलेज से, आपने मेडिकल कॉलेज से आपने तैयार किया है, अपने आप को प्रिपेयर किया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए रहता है प्रोफेशन के अंदर। इस पर ट्रेनिंग भी आपको करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप वहाँ से सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर लेते हो, देन फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोफेशनल वर्क को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए होता है अपन को, अपॉइंटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा।
कि जिस भी कंपनी में आप काम करना जा रहे हो उस कंपनी का आपके पास में क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास में उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर है तब तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही बात हमारे किस चीज़ से रिलेटेड, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी काम को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट बेस है क्या है, नेचर ऑफ वर्क। मतलब कि बिजनेस अगर आप करोगे तो वहाँ पे आपको क्या काम करना होता है, प्रोफेशन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या काम करना है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस में मेनली जो किया जाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना होता है, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है ना, मतलब कि आप कहीं से भी या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होगे या तो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे होगे, गुड्स को लेकर आते होंगे और अब आप मार्केट में बेचते होगे। तो या तो आप गुड्स को बना रहे हो या तो आप खुद ही एक मैन्युफैक्चरर हो। तो गुड्स को खुद ही बना के बेचना, तो गुड्स का खरीदना और बेचना, गुड्स को परचेज करना और सेल करना, यही होता है बिजनेस में। तो या तो आपने गुड्स को खुद ही बनाया होगा, प्रोड्यूस खुद किया होगा, या तो आपने कहीं से उसको लेकर आए होंगे और फिर आप बेच रहे हो मार्केट में। और ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे आपको करना रहेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में किस टाइप का काम होता है, प्रोफेशन में जो भी हम काम करते हैं वो एक तरीके की होती है सर्विसेज, और ये जो सर्विस होती है ये एक्सपर्ट नेचर की होती है। मतलब कि आप जैसे किसी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हो, तो हमने देखा है कि जो डॉक्टर होते हैं वो अलग अलग चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ईयर स्पेशलिस्ट होता है ना। तो अलग अलग तरह की हर किसी में क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है, और उसको उसी चीज़ पे काम करना रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या काम रहता है। तो एम्प्लॉयमेंट में जो भी यहाँ पे आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कंपनी का, कि आपको किस काम के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया है, वो काम आपको करना होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बिजनेस के लिए, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बताइए मुझे। तो बिजनेस करने के लिए अभी तक के कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं तय किया गया है कि आपके पास में इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लाइक कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, आपको टीचर बनना है किसी भी स्कूल में, तो यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है बीएड। अगर आपके पास में ये बीएड की क्वालिफिकेशन है तब तो आप किसी भी स्कूल में जाके आराम से आप क्या कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। तो ऐसा ही क्या बिजनेस में भी है क्या? नहीं, बिजनेस में ऐसा कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अभी तक के नहीं है। ठीक है, बस आपके पास में उस बिजनेस से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे बिजनेस में रह करके सीख जाते हो कि बिजनेस को कैसे चलाना है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपको याद रखने वाली बात क्या है कि बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है। वहीं पर अगर इसको कंपेयर किया जाए प्रोफेशन से, तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे टीचिंग के लिए मैंने बताया कि बीएड आपको होना चाहिए, या डॉक्टर है तो उसके पास एमबीबीएस होना चाहिए। अगर ये सब डिग्रीज हैं आपके पास में तब तो आप अपना प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम इसको एम्प्लॉयमेंट से समझेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर आपसे क्या क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करता है वो आपके पास होना चाहिए, और अगर वो है तब तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट का वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैपिटल। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कितनी है। तो सबसे पहले अगर अपन बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, बिजनेस में कैपिटल के बिना आप बिजनेस को कर ही नहीं सकते। तो बिजनेस में कैपिटल की नीड है, और ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, कितना बड़ा है या कितना छोटा आपका बिजनेस है,
उस पर डिपेंड करता है कैपिटल का अमाउंट। बट ये ज़रूरी है कि कैपिटल तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए है, बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। वहीं पे अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या होगा, लिमिटेड कैपिटल चाहिए होता है। जैसे कि अगर डॉक्टर की मैं बात करूँ तो डॉक्टर को अपना काम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, क्लिनिक चाहिए। तो उस क्लिनिक के सेटअप के लिए जितना भी उसको खर्चा आएगा बस उतना ही उसका कैपिटल है, या उसका जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले हैं या जो इक्विपमेंट्स यूज़ होने वाले हैं वो चीज़ पे जो खर्चा लगेगा उतना ही उसका कैपिटल है, बार बार तो वो खरीदेगा नहीं। सो प्रोफेशन में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है ना, डिपेंड करता है ये। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में तो किसी भी तरीके के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि आपको करना क्या है कि किसी दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आपको काम करना है, इसलिए यहां पर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इसको आप रिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस से आपको क्या फायदा है, तो बिजनेस में इन रिटर्न जो आपको मिलता है वो है प्रॉफिट, ठीक है। वहीं पर अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो भी आप अपने प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो जिसके बदले में आपको क्या मिलती है, फीस। और वहीं पर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलता है, सैलरी या फिर वेजेस मिलेगा, ठीक है। ये होता है इसका रिटर्न या रिवॉर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क की। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो होता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस में आपने बहुत सारा कैपिटल लगा दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस में होती ही है, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेल होगी ही होगी, ठीक है। किसी दिन आपकी सेल होती है, किसी दिन आपकी सेल नहीं होती है। कभी बिजनेस अच्छा चल जाता है, कभी बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे आपने उसका वर्क नहीं किया, उस पर आपने काम नहीं किया अच्छे से। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो आपने नहीं की है, जिस वजह से हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बार अगर हमने कैपिटल को लगा दिया है बिजनेस में तो ये बहुत मुश्किल है, या आप ये सोच लीजिए कि आप उस कैपिटल को बिजनेस से जब निकालेंगे तो वो आपका कैपिटल किसी काम का नहीं होता है, आपको लॉस ही होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क होता है वो बिजनेस में होता है, ठीक है। और बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क रहता है उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ये भी एक एडवांटेज है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में जो रिस्क होती है वो बहुत ही कम रहती है, और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको किसी दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम करना है, वहाँ से आपको मिलेगी सैलरी या वेजेस। तो जितना आप काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। तो इसलिए रिस्क के केस में एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, देखो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर रूल्स या कुछ रेगुलेशंस जो होते हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। अब हमें यही देखना है कि इन तीनों में से किस में क्या है। चलो, तो सबसे पहले अगर अपन बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जबकि प्रोफेशनल वर्क में कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट के केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको बोला गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ छोटे से एग्जांपल के, कि आपने कभी देखा है कि जो लॉयर होते हैं जब वो कोर्ट रूम में एंटर करते हैं तो उनका एक प्रॉपर ड्रेस होता है, ठीक है, और वही चीज़ जो होती है वही कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब कि कोई भी लॉयर विदाउट कोड ऑफ कंडक्ट के कोर्ट रूम में एंटर कर ही नहीं सकता। कि अलग अलग, जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बोलती है कि अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहे हैं देन आपको फॉर्मल्स में आना होगा, ठीक है, टाई वाई पहननी पड़ेगी, बढ़िया सूट पहन के आना पड़ेगा काम करने के लिए। तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए बस मैंने आपको बताया। इसके अलावा जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर भी आप देखा होगा कि जब वो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में होते हैं तो अपना वो एक ड्रेस कोड होता है उनका, वो पहन के ही वहाँ पर एंटर करते हैं। तो ये एक कंपलसरी चीज़ होती है जो आपको फॉलो करना होता है,
ठीक है। तो बिजनेस के केस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे कपड़े पहन करके या जैसा आप चाहें अपने हिसाब से आप बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। जबकि प्रोफेशन में आपको कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस फॉलो करके करना होता है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है उसके हिसाब से चलना होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो जैसे आपने देखा होगा एक फैमिली बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो बिजनेस को चला रहा होता है, उसके साथ साथ उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर कल को हेड जो है वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा फैमिली मेंबर जो होगा वो बिजनेस को रन करेगा या हैंडल करेगा उतने टाइम के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये चीज प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अभी देखा कि प्रोफेशनल वर्क के लिए आपके पास में स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपके पास में एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल वर्क को कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर की या लॉयर की या टीचर, किसी की भी बात कर सकते हैं जो प्रोफेशन में आते हैं। सो अगर कोई एक लॉयर है, वो अगर चाहे कि उसका कोई फैमिली मेंबर कोर्ट में जाकर उसकी जगह पे काम करने लगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपने वो स्किल्स या आपने वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को ऑब्टेन किया है, आपके फैमिली मेंबर्स में से नहीं किया गया है वो, या आपकी जगह पे वो जाके काम नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाली जो बेसिस है वो प्रोफेशनल वर्क्स में फॉलो नहीं होती है। जिस पर्सन के पास में जो नॉलेज है वही वो पर्सन क्या कर सकता है, उसको दे सकता है, उसके अलावा ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं है कि जिस एम्प्लॉय को कंपनी ने अपॉइंट किया है, कंपनी उसी एम्प्लॉय से काम करवाएगी, उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हैं कुछ बेसिस जिन बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम लोग मिलेंगे।